हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में पारिस्थितिकी और इन्वायरमेंटल स्टडी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस है, जो किसी भी एग्ज़ाम जैसे टेट, सुपर टेट, KVS, TGT, यूपी, लेखपाल आदि और केंद्रीय विद्यालय की जो परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का पैटर्न और कंटेंट एकदम एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। एक एक प्रश्न को पढ़ना है तथा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को लास्ट तक देखना और अपनी तैयारी का लेवल इंप्रूव करते चले जाना है। अगर आपके सही आंसर का स्कोर 25+ है तो आपकी तैयारी का स्तर बहुत अच्छा है। जो प्रश्न आपको टाइट लगे उनको थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे और स्क्रीनशॉट के माध्यम से दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। इन प्रैक्टिस सेट को लगातार अटेंड करने से आपकी तैयारी का स्तर एकदम बेहतर हो जाएगा और आप आने वाले एग्जाम्स को क्रैक कर अपनी एक सीट अवश्य निश्चित कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक सेंड करेंगे। शुरुआत करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसका उदाहरण क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा परिवेश होता है जिसमें जैव और अजैव यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों उपस्थित होते हैं। तालाब एक प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। इसमें जैविक तत्व, जीव जंतु तथा अजैव तत्व, जल, मिट्टी इत्यादि उपस्थित रहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो तालाब है वो पारिस्थितिक तंत्र का एक बेहतरीन उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जीवीय कारक नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको पहचानना है कि जीवीय कारक कौन नहीं है, यानी लिविंग बायोटिक फैक्टर नहीं है। आपके पास ऑप्शन है पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव या चट्टान। तो आपका जो रॉक है वो आपका लिविंग फैक्टर नहीं है, बाकी तीनों लिविंग फैक्टर हैं। अच्छा, जिसमें जीवन की जैविक क्रियाएं होती हैं जैसे श्वसन, रेस्पिरेशन, फर्टिलाइजेशन, एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन, निषेचन, ये सब चीज़ें जिसमें होती हैं वही उसी में जीवन होता है। पेड़ पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव ये सभी जैविक कारक हैं, जबकि चट्टान एक नॉन बायोटिक फैक्टर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पेड़ पौधे पाए जाते हैं मंडल में। ऑप्शन बी है जल मंडल में, ऑप्शन सी है वायुमंडल में, ऑप्शन डी है प्रकाश मंडल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर पेड़ पौधे देखिए स्थल मंडल में पाए जाएंगे, क्योंकि स्थल मंडल में पेड़ पौधों के लिए अनुकूल जलवायु एवं आवश्यक तत्व जैसे मिट्टी है, जल है, सूर्य की रोशनी है, ये आदि की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य मृत प्राणी पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर या ओमनिओर। बढ़िया क्वेश्चन है ये। अन्य प्राणी पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए जो स्क्वेंजर होता है वह शाब्दिक अर्थ मेहतर होता है इनका, क्योंकि ये गंदगी को साफ करते हैं। इसके अंतर्गत आपका वल्चर हो गया यानी गिद्ध, ईगल, बाज, चील, शेर, मक्खी ये सभी आते हैं। ये मृत जंतुओं पर अपना निशाना बनाते हैं और उनके ऊपर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, जो पैरासाइट पे टिक कर रहे हैं वो आपका गलत है, क्योंकि पैरासाइट मृत जीवों पे नहीं बल्कि जीवित जीवों के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे आपका जूं हो गया और जो अन्य पैरासाइट्स होते हैं जानवरों में लगे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए है क्लीन नेचुरल गैस, ऑप्शन बी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन सी है कार्बन नेचुरल गैस या ऑप्शन डी है कार्बोरेट नेचुरल गैस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, CNG जो होती है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस गैस का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इससे वाहनों में प्रयुक्त अन्य ईंधन की अपेक्षा न्यूनतम प्रदूषण होता है। तो आपका CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WWF, WHO, पेटा या UN। तो आपका जो WWF है इसका फुल फॉर्म पहले देख लीजिए, ये होती वर्ल्ड वाइड फंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फंड। और देखिए, इसके NGOs भी चलते हैं जो कि हमारे देश में बहुत सारे तरीक़ों से ये जो है पर्यावरण की सुरक्षा करते
हैं। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं कि WHO एक वैश्विक स्वास्थ्य संगठन है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन क्या है? तो UN विश्व के सभी देशों की एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और WWF का जो स्थापना थी वो 29 अप्रैल को की गई थी, ठीक है। अच्छा ठीक है, 29 अप्रैल, और कब? यानी आपका 1959 में 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है सभी रेशियो, और इन सभी क्वेश्चंस को आप इंपॉर्टेंट की तरह से नोट डाउन भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आप कंफ्यूज हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या मृदा प्रदूषण। तो आपका जो कीटनाशकों के अत्यधिक प्रभाव यहाँ पे कहा गया, अत्यधिक छिड़काव से जब भी विषैले रसायनों के कण हवा में मिलेंगे तो वायु में अवांछित तत्व यानी अनडिजायरेबल कंटेंट मिल जाएंगे, जिससे आपके प्राणियों को स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को भी हानि पहुंचाते हैं। तो आपका इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यह आपका वायु प्रदूषण बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लोग जल प्रदूषण लगा रहे हैं वो गलत है। आपका क्योंकि कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है तो विषैले रसायन क्या करेंगे, हवा में मिल जाएंगे, जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा नुकसान यानी वायु प्रदूषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे लवण यानी ऐसे सैलिन जो आपका वाटर को अवशोषण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? लवण जो जल का अवशोषण कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपका ऑप्शन है हाइग्रोस्कोपिक एनहाइड्राइड्स एंड हाइड्रोस्कोपिक, हाइड्रोफोबिक, ये सभी लवणों के ऑप्शन है यहाँ पे। बट आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जल का अवशोषण करने वाले लवण को क्या कहा जाता है? तो वे लवण जो जल का अवशोषण करते हैं हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाते हैं। अपने आसपास के जलीय अणुओं का अवशोषण कर लेते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोस्कोपिक लवण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों के जीवन क्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से समझेंगे। कह रहे हैं कि पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उसमें प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रख रखाव प्रतिप्राप्तियों के लिए स्वस्थानीय संरक्षण पद प्रयुक्त किया जाता है। तो आपका इसमें स्वस्थानीय एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहे हैं कि सामुद्रिक कच्छपों का जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि यह 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय में पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीपों के जल भाग में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो आपका थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। कैनेप्स रिडले, लगारहेड, ऑलिव रिडले या फ्लैटबैक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जो ऑलिव रिडले कच्छप है इसको देखिए जीवंत जीवाश्म कहा गया है। उड़ीसा के तट पे बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा कंटेंट में भी है। एक क्वेश्चन बहुत ही कंटेंटिव है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसके बारे में सब कुछ जान लीजिए। कछुए का जीवन काल सबसे अधिक लगभग 300 वर्ष माना गया है। अच्छा, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज़्यादा ऑलिव रिडले प्रजाति के कछुओं की संख्या पाई गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से विश्व उष्मायन का कारण क्या है? ऑप्शन ए है जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। तो जो विश्व उष्मायन है उसका मुख्य कारण यानी ग्लोबल वार्मिंग इसमें आपसे पूछ रहा है। तो वायु में एक निश्चित अनुपात में गैसों का मिश्रण पाया जाता है। जब गैसों का अनुपात असंतुलित यानी अनबैलेंस हो जाता है तो फिर उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है, जिसके कारण पृथ्वी से परावर्तित विकिरण वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाता है और यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है लगातार इंक्रीज होता रहता है, जिस कारण पृथ्वी में बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है और इसे विश्व उष्मायन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान क्या हैं? तो आपको पहले ही बताया गया था कि जल स्तर का बढ़ जाना, जैसे ग्लेशियर्स होते हैं पिघलते हैं, तो इस तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही खतरनाक है इस टाइम के लिए। तो इसमें बहुत सारी कोशिश की जाती, पर यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया विश्व उष्मायन का क्या कारण है। तो विश्व उष्मायन का जो मेन कारण है वो आपका ऑप्शन सी
यानी वायु प्रदूषण सही हो जाएगा। इसी की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। महासागर प्रदेश के अधिकांश जगह आवृत किया है, सही है, ठीक है। महासागरीय प्रदेश पृथ्वी के पृष्ठ का अधिकांश जगह आवृत किए है, लेकिन पूछ रहा कि जो लगभग है। अच्छा, इसको आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बताना कितने भाग पर फैला हुआ है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपको पहले से पता होगा 71% पर पानी है, ठीक है। 71% में पानी है, तो 71% 100 का कैसे लिखेंगे? तो 1/2 लिख नहीं सकते, 3/4 आप लिख नहीं सकते, ये 2/3 एकदम से सही का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। जब परसेंटेज में पूछेगा तो आप 71%, जब आपका अधिकांश यानी फर्स्ट ही भाग पूछेगा कितने पार्ट में है तो आपका 2/3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वें क्वेश्चन में स्टैलेक्टाइट एंड स्टेलेमेगमाइट को क्या कहा, यानी में निक्षेपण होता है। देखिए, स्टैलेक्टाइट एवं स्टेलेमाइट में निक्षेपण होता है। ऑप्शन है आपके सामने सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका जो है कैल्शियम कार्बोनेट एकदम सही हो जाएगा। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका लिखा जाता है CaCO3 होता है। थोड़ा सा समझते चलेंगे। देखिए, आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि जब डिस्क्रिप्शन किया जाता है किसी चीज़ का तो फिर आपको समझाना भी ज़रूरी है। अच्छा, पानी से मिलने के बाद ये CaCO3 जो है क्या हो जाता है, H2O यानी पानी प्लस CO2, H को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका H2O ये पानी हो गया, और आपका जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इसमें क्या मिलना है, CaCO3 जो अभी अभी बताया गया। तो इसको जब ये हो जाएगा तो इस जब पुनः संपर्क में आएगा तो CaSCO3 का होल ट्वाइस यानी ये पूरा बन जाएगा, और अच्छा पुनः वायु के संपर्क में आने पर CaCO3 बन जाता है। इस तरह से आपका इसमें ऑप्शन नंबर आपका C यानी कैल्शियम कार्बोनेट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14वां। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड से चलते हैं। देखिए, धुआं एवं कोहरा, वाहनों से निकलती गैस, जलती लकड़ी, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट, ये सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। भारत तथा दूसरे देशों में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, कागज़ के थैले का प्रयोग होगा, चमड़े के थैले का होगा, नायलॉन के थैले, लेकिन प्लास्टिक के थैले का प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरह ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16वां है। उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा कारक है? वाहनों से निकली गैस, पेड़ पौधों से निकली गैस, भट्टियों से निकली गर्म हवा, या रसोई गैस से निकली हवा। तो जो इसमें कह रहे हैं उष्मायन के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा मतलब रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको वाहनों से निकली गैस एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए, विश्व उष्मायन का इसमें इसकी वजह से क्या होता है, इसमें ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, और ये पृथ्वी से परावर्तित विकिरण वायुमंडल में नहीं जाने देती, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस के स्रोत क्या है? वाहन हो गया पहला तो। अच्छा, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हैं, लकड़ी जलाने आदि से भी होता है, और जो हमारे एयर कंडीशनर की हवाएं होती हैं वो भी बहुत नुकसान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17वां क्वेश्चन। धातु प्रस्तर किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धातुमय प्रस्तर जो आपका होता है, ये ऑप्शन है आपके पास बिटवीन, बॉक्साइट, मेटालेट या अयस्क। तो आपका जो इसमें मेटालॉयड होता है वही आपका धातुमय प्रस्तर होता है, और इसको मेटालॉयड एक उपधातु जिसमें धातु एवं अधातुओं का मिश्रण होता है, ठीक है। धातु एवं अधातुओं के गुण भी मिलते हैं, इनकी प्राप्ति खनन से होती है, इनका शोधन करके धातुओं की प्राप्ति की जाती है। तो मेटालाइट आपका, देखिए मेटल भी है, धातु प्रस्तर जब भी पूछा जाएगा तो मेटल मीन्स मेटालाइट, ठीक है, तो आपका मेटालाइट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। पेड़ पौधे प्रदूषण को हटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, मोनोऑक्साइड का, या फिर नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। पौधों के बारे में आपने सुना होगा, जब भी खाना बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा यह हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जंतुओं के लिए। ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस आप पहले ही समझते हैं। विदाउट ऑक्सीजन, देखिए अभी हमने एक बहुत ही बड़ी महामारी को फेस किया है कोरोना में, जिसमें ऑक्सीजन के ही सिलेंडरों की बहुत बड़ी कमी देखी गई थी। तो ऑक्सीजन को जीवनदानी यानी लाइफलाइन गैस भी कहा जाता है। इसलिए तो अब आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस कितना इंपॉर्टेंट है इस पूरी सृष्टि के चलने के लिए, जंतुओं के लिए स्पेशली, बिकॉज जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो बहुत भारी मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसलिए पेड़ पौधों की इंपॉर्टेंस बहुत है, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आप चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19।
19वें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भूकंप मापा जाता है। ऑप्शन है बोफोर्ड पैमाने से, बी है न्यूटन पैमाने से, सी है रिएक्टर पैमाने से, डेसिबल पैमाने से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हलचल कंपन को भूकंप यानी अर्थक्वेक कहते हैं। भूकंप से अपार जनधन की हानि होती है। अच्छा, भूकंप के लाभ भी आपको बताएं। प्रॉफिटेबल, जैसे नए भूभागों का निर्माण होना, उपजाऊ मिट्टी का निकल आना, ठीक है, और नए जलाशयों का निर्माण हो जाता है। बट यहाँ पे नुकसान है, तो सीस्मोग्राफ के द्वारा इसको नापा जाता है। लेकिन कह रहे हैं इसमें रिएक्टर पैमाना जो होता है, पैमाना पूछ रहा है, तो आपका रिएक्टर पैमाना एकदम सही हो जाएगा। वैसे इसके यंत्र को क्या कहते हैं, सीस्मोग्राफ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। महासागरों में जल स्तर के वृद्धि का क्या कारण है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर इसमें ग्लोबल वार्मिंग होता है और बहुत सारे कारण होते तो इसका ऑप्शन नंबर इनमें सभी सही हो जाता। बट यहाँ पे अधिक वर्षा, तो ये गलत हो जाएगा। अम्ल वर्षा, ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं भी गलत। तो आपका ध्रुव प्रदेश से बर्फ़ का पिघलना एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है। तो इसको आपको बहुत पहले से पढ़ाया जा रहा है कि आपका जो ऑक्सीजन की उपस्थिति हवा में वो 21% मानी जाती है। अच्छा, आपका सबसे अधिक कौन सी हवा होती है? तो नाइट्रोजन का परसेंट, ये भी आपका सबसे अधिक पाया जाता है। तो इस तरह से आपका 21वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी 21% एकदम करेक्ट हो जाएगा। हवा वैसे भी अनेक गैसों का मिक्सचर है, ये भी आपको पता है, जिसमें कई गैसें अलग अलग रेशियो में मिली हुई हैं। इन गैसों की हवा में उपस्थित निम्न, जैसे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन का परसेंटेज उसके बाद दूसरे नंबर पर 21 पर। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.0 एंड 0 और 3% ये पाई जाती है। इसके बाद और भी गैसें हैं जो बहुत ही कम मात्रा में। अच्छा, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? ऑप्शन ए है सेल्सियस, ऑप्शन बी है फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है केल्विन, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो परम तापक्रम जब आपसे पूछा जाएगा तो केल्विन अर्थात तो परम ताप पैमाना कहा जाता है। इस पैमाने को लॉर्ड केल्विन ने सन 1852 में प्रचलित किया था। इसमें हिमांक जो आपका इसमें फ्रीजिंग पॉइंट हो 273 के है, ठीक है, और जो इसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका 373 के है, ठीक है। तो इस तरह से इनके बीच की भी दूरी का 100 पार्ट्स में बांटा गया है। तो 1 के केल्विन कहते हैं। केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को परम ताप भी कहते हैं, अतः इस पैमाने को परम ताप पैमाना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, केल्विन पैमाने में ताप लिखने में डिग्री नहीं लिखा जाता। उदाहरण के लिए जैसे 450 डिग्री गलत है, लेकिन आप जो इसमें सीधा सा केल्विन ही कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि किस पैमाने में डिग्री नहीं लिखी जाती। तो परम ताप यानी केल्विन पैमाने में डिग्री नहीं लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। यहाँ पे भी बहुत लोग स्लिप होने वाले हैं। अच्छे से इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, जंतुओं एवं पौधों द्वारा। देखिए, जंतुओं एवं पौधों द्वारा तो नहीं होगा क्योंकि जंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। सभी हरे पौधों द्वारा, और इसके बाद आपका आता है वायरस द्वारा। तो अब आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सभी पौधों द्वारा, यानी हरे पौधे जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर प्रकाश संश्लेषण तभी होगा जब पौधे हरे होंगे, यानी उनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अंजाम दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शन है फॉन में, डेसिमल में, डेसिबल में या डेशी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जो आपका डेसिबल है वो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। डेसिबल में इसको नापा जाता है। अच्छा, पूछा भी जाता है इसको कैसे लिखते हैं, डी और कैपिटल बी में, डीबी में। इसमें पूछा जाता है कि स्वस्थ मानव के लिए कितने डेसिबल के ऊपर का शोर नुकसान करता है? तो 80 डेसिबल का शोर नुकसान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज़, प्लास्टिक, धातु, कपड़ा। तो जब भी आपको प्लास्टिक मिले यही सब ज़्यादा नुकसान करती है, तो प्लास्टिक में टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी परीक्षाओं में मिलने वाला क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन अब तक का, क्योंकि आपने बहुत बार इसको सॉल्व किया होगा, तो इसमें ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 जून के साथ आप चले जाएंगे। तो 5 जून को इन्वायरमेंट के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, पूछा जा सकता है ना किसके द्वारा मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 5 जून को वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबल स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर इसको मनाया जाता है। इस तिथि को सन 1972 में पर्यावरणीय मुद्दे पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। तब से ये हर 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण की अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जब भी सल्फर मिश्रित गैस पूछे तो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ चले जाएंगे, H2S, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है जंतुओं द्वारा, मछलियों द्वारा, वृक्षों द्वारा या सूर्य प्रकाश द्वारा। तो अभी बताया गया CO2 को अवशोषण होगा, ऑक्सीजन एबंडेंट मात्रा में निकलेगी, तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो वो वृक्षों के द्वारा इसको खत्म किया जा सकता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आप एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सूर्य की हानिकारक किरणें, तो आपने पढ़ा होगा बहुत बार ओजोन के बारे में आपने पढ़ा होगा। ओजोन को भी डॉप्सन से नापते हैं, तब आपका आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल या चुंबक मंडल, चुंबक कोई मंडल होता ही नहीं है, ये तो हो नहीं सकता, तो आपका ओजोन मंडल एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का, पृथ्वी के ऊपर स्थित समताप मंडल में ऑक्सीजन O2 अणुओं से निर्मित ओजोन, यानी जब वहाँ पे ऑक्सीजन ही है लेकिन O2 के बाद एक अणु और मिलता है तो O3 बन जाता है। तो इस तरह से गैस की एक परत पाई जाती है जिससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का अधिकांश भाग वायुमंडल की ऊपरी परतों में अवशोषित हो जाता है। इस क्रिया में O2 के पराबैंगनी विकिरण से ऊर्जा लेकर O3 में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह ओजोन स्फीयर जो है आपका, वही आपकी इसको रोकता है। तो ऑक्सीजन और ऊर्जा प्लस ओजोन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, किसी जगह पर फ्लोरा फाउना को क्या सूचित करता है। तो देखिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी फाउना और फ्लोरा कर देता है तो फिर लोग स्लिप हो जाते हैं। तो इसमें आपको समझ लेना एक ट्रिक है, फ्लोरा मतलब जिसमें फ्लावर लगते हैं, ठीक है। तो फ्लोरा एंड फाउना करें वहाँ के पेड़ पौधे और जंतुओं को सूचित करता है। तो फ्लोरा जब भी आए तो फ्लावर किस में लगते हैं, पेड़ों पे, ठीक है। तो फ्लावर, तो ऐसे आप इसको रिगार्ड कर लेंगे। तो अब आपका फ्लोरा तो किस में क्या है, पेड़ पौधे और जंतुओं को, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। देखिए वीडियो डिस्क्रिप्टिव था, थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आप इसको मैनेज करेंगे, तैयारी करते रहेंगे। जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, आप इन प्रैक्टिस सेट्स को लगातार जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आने लगेंगे और फिर आपका एग्ज़ाम बहुत ही आसान होने वाला है। तो इस तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।